एक 3 रुपए का ब्रांड जो पूरे वॉशिंग पाउडर इंडस्ट्री को हिला दिया था, जिसको एक गुजरात के टीचर ने शुरू किया था अपनी लैब से। फिर वो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ा सुपरस्टार ब्रांड बन गया। लेकिन लोगों को लगता है निरमा तो मार्केट से गायब हो गया है। निरमा मार्केट से गायब नहीं हुआ है, निरमा वॉशिंग पाउडर सिर्फ बनाना बंद किया है। अभी भी वो बहुत बड़ा जायंट है। तो इस वीडियो में जानेंगे आखिर निरमा कैसे शुरू हुआ, निरमा ने कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से इतना बड़ा डाउनफॉल आया, और कौन सी मार्केटिंग ब्रांडिंग स्ट्रेटजी यूज की शुरुआत में जो इतना बड़ा ब्रांड बना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है इनोवेशन की, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, और सबसे मेन चीज कॉस्ट इफेक्टिव की, क्योंकि निरमा बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। 1969 का वक्त था। गुजरात के एक टीचर जिनका नाम करसन भाई पटेल था, वो दिन में तो लैब टेक्नीशियन का काम करते थे, लेकिन जब शाम को आते थे तब भी काम करते थे। शाम को आके अपने घर के पीछे वाले कमरे में वो डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे। उनको डिटर्जेंट पाउडर बनाते बनाते इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, जिससे जो वॉशिंग पाउडर है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बनने लगा। जहां मार्केट में सर्फ का दाम उस टाइम पर 13 रुपये किलो बिकता था, और जो ये वॉशिंग पाउडर बना है ये 3 रुपये में बिकने लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता बन गया था। और अपने वॉशिंग पाउडर का नाम रखा निरमा। निरमा असल में इनकी बेटी का नाम था। जब उसका छोटी उम्र थी तभी उसका देहांत हो गया था। ये साइकिल से अपने वॉशिंग पाउडर बेचते थे, और जब लोग उसको खरीदते थे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे, आखिर इतने सस्ते में कैसे कोई डिटर्जेंट पाउडर बना सकता है। ये है असली जुगाड़ से धंधा करना। उस टाइम पे जो सर्फ था वो एक एलाइट ब्रांड था, जो कि सिर्फ शहरों में मिलता था और अमीर लोग खरीद पाते थे। तब करसन भाई को लगा कि क्यों ना लोअर मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास लोग को अपना सामान बेचते हैं, क्योंकि इनके लिए तो कोई प्रोडक्ट है नहीं। तब करसन भाई ने अपनी जो निरमा थी उसकी जो पैकेजिंग थी उसको चीप रखा, रॉ मटेरियल जो था उसको चीप रखा, और जिसको निरमा की कॉस्ट आई वो भी सस्ती रही, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, दोनों लोग इसको खरीद पाए। और बात आई प्रॉफिट की, तो इंडिया में लोअर मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। इनको अगर हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो भले हम एक पैकेट पे कम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जब ज़्यादा लोगों को बेचेंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा सेल कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा वो अच्छे से रिकवर हो जाएगा। ये थी इनकी प्रॉफिट की टेक्निक। 1980 में आया निरमा का मास्टर स्ट्रोक मार्केटिंग टेक्निक। चाहे आप उस टाइम टीवी देखें, चाहे आप रेडियो सुने, हर जगह आपको सुनाई देगा वॉशिंग पाउडर निरमा। उस छोटी सी व्हाइट ड्रेस वाली लड़की वो मॉस्कट गर्ल बन गई थी। ये जो ब्रांड था हर लोगों की जुबान पर बैठ गया था। लोगों को अगर वॉशिंग पाउडर मंगाना था तो लोग बोलते थे निरमा लेके आओ, कोई वॉशिंग पाउडर तो बोलता ही नहीं था। ये लोकल रीजनल मीडिया, सिनेमा हॉल, हर जगह ये छा चुके थे, और ये हर माँ के जुबान पर छा गए थे। कोई माँ ये नहीं कहती थी कि वॉशिंग पाउडर लेते आओ कपड़े धोने के लिए, वो कहती थी निरमा लेते आओ कपड़े धोने हैं। 1990 तक आते आते जो निरमा था वो देश का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। हाँ, इसने सर्फ को भी पीछे छोड़ दिया था, और फिर इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, जिसमें इन्होंने सोप बनाना शुरू किया, डिश वॉशर बनाना शुरू किया, टूथपेस्ट बेचना शुरू किया, और इन्होंने एक अपनी यूनिवर्सिटी भी खोली जिसका नाम था निरमा यूनिवर्सिटी एंड R&D सेंटर। 2000 की बात करें तो 2000 में जो निरमा था उसका रेवेन्यू 2500 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंच गया था। सोचिए कितना बड़ा ब्रांड ये बन चुका था। और निरमा का सक्सेसफुल का फॉर्मूला क्या था? लो प्राइस रखो, मास मार्केटिंग करो, और अपना डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एक्सेल करो, जिसकी वजह से निरमा जो था बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था उस टाइम पे। लेकिन कहते हैं ना कि कहानी जब बहुत तेजी से अच्छी चलने लगती है तो एंट्री होती है विलन की। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो जो विदेश के ब्रांड थे वो भी इंडिया में धंधा करने के लिए आ गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को ये लगा कि कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक यूज करते हैं जिसमें ये सस्ता ब्रांड लोगों को बेचते हैं, तो उसने अपना व्हील ब्रांड लॉन्च किया, जो कि निरमा से क्वालिटी में भी बेटर था और प्राइस पॉइंट में सेम था। और पीएनजी की बात करें तो पीएनजी भी उस टाइम पर एरियल लेके आई। इन्होंने डिजिटल एरा को भी काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से 2010 तक आते आते जो निरमा था वो डिक्लाइन फेज में आ गया था। दोस्तों, निरमा इतने में हार मानने वाला नहीं था। निरमा को लग गया कि जो डिटर्जेंट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, तो क्यों ना हम अदर मार्केट में शिफ्ट होते हैं। निरमा सीमेंट बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दी, तो इसने अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई जिसका नाम न्यूवोको विस्तास लिमिटेड था, और इसने 2016 में एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एसेट बाय की 9000 करोड़ की। और इसकी लेटेस्ट की बात करें तो 2021 में इसका IPO आया था, और अभी ये 5th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। सोचिए, इसने सिर्फ धंधा करना बंद नहीं किया है, इसने सिर्फ अपना धंधा शिफ्ट किया है। ये वॉशिंग पाउडर बनाना बंद करके अब ये सीमेंट बनाने लगी।
तो ऐसी होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर उनको लगता है वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया और कंपटीशन फेस नहीं कर पा रही हैं तो अपना बिजनेस शिफ्ट कर देती है, ना कि वो अपना बिजनेस बंद कर देती है। आप निरमा से क्या सीख ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए? तो पहली सीख ये है कि पहले आप मार्केट गैप को एनालाइज करो। जैसे निरमा ने एनालाइज किया, वो 3 रुपए में डिटर्जेंट पाउडर सेल करना शुरू कर दी, जिसको मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोग खरीदते थे। पहले लोग 13 रुपए में खरीदते थे, जो सिर्फ अमीर लोग होते थे। दूसरी टेक्निक, अपनी मार्केटिंग टेक्निक को बहुत अच्छे से इंप्रूव करो, जिससे आपका प्रोडक्ट का जो नाम है लोगों के दिमाग में बस जाए। और तीसरी टेक्निक ये यूज करो, जब लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया और आप कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हो या आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिससे आप पीछे हो गए हो, तो आप अपना बिजनेस दूसरे सेगमेंट में भी शिफ्ट कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ आप यही बिजनेस करोगे, ये कहीं ऐसा रूल लिखा नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा कम है। तब तक के लिए धन्यवाद।